तो देखो आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 मनी। मनी आपको इस चैप्टर ये आपको ये बताएगा कि मनी का जो है एक तरीके से जनरेशन हुआ क्यों, इसका एवेल्युएशन क्यों किया गया। ठीक है, क्या ऐसे सिस्टम थे जिनकी वजह से मनी की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे एक तो बार्टर सिस्टम की, कि बार्टर सिस्टम क्या था, उसकी डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या थी, और कैसे जो मनी है वो ओवरकम हुआ और इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से हमने मनी को जनरेट किया, और मनी सप्लाई क्या है और इसके मेजरमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर बार्टर सिस्टम की बात करें तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। मतलब ओल्ड डेज में, बहुत पुराने टाइम में ये होता था कि जो गुड्स होता था उसके बदले में गुड्स ही हमें लेना देना होता था। ट्रांजेक्शन जो होता था वो एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स से होता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि वीट है, वो उसको हम एक्सचेंज करते थे क्लॉथ के लिए, या हाउसेस फॉर हॉर्सेस। जस्ट लाइक टीचर है, टीचर में बी पेड वीट और राइस एज द पेमेंट फॉर हिज और हर सर्विसेज। तो टीचर की सर्विसेज के लिए उसको फीस के तौर पे वीट या राइस दिया जाता था। सच एक्सचेंज एग्जिस्ट इन द कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी। ठीक है, तो इसको अपन कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी भी कहते थे। ठीक है, सीसी इकोनॉमी इज द वन in which commodity are exchanged for commodity. CC exchange refers to barter system of exchange. Hence, CC economy in an economy dominated by barter system of exchange. तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को ही अपन ने क्या कहा, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी कहा है। अब मेन इसकी डिफिकल्टीज क्या क्या थी, बार्टर सिस्टम क्यों फेल हुआ, क्यों इस क्या क्या उसमें प्रॉब्लम देखने को मिली। तो पहला कारण था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब मान लीजिए कि जैसे एज ए टीचर, जैसे मैं किसी को ट्यूशन दे रहा हूँ, किसी को कोचिंग पढ़ा रहा हूँ मैं, अब बदले में मुझे फीस चाहिए। ठीक है, तो सामने वाले के पास वीट है देने के लिए, क्योंकि कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी है। ठीक है, अब उस समय मुझे वीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, या उस समय मुझे राइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये डबल कोइंसिडेंस नहीं हो पाएगा। डबल कोइंसिडेंस का मतलब ये होगा कि जब दोनों पार्टीज को एक दूसरे के गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी, और ये डबल कोइंसिडेंस बहुत कम देखने को मिलता था। बार्टर सिस्टम केवल वही पॉसिबल था जहां पर गुड्स प्रोड्यूस होगा दोनों पर्सन्स का, जो दोनों पर्सन्स को एक दूसरे के गुड्स की नीड होगी। Double coincidence of wants means that goods in possession of two different persons must be useful and needed by each other. It is the main basis of barter system of exchange, but it is rare. और ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना बहुत मुश्किल था। It is the difficult to find such a person every time in barter system exchange becomes quite limited. अब एक पर्सन को दूसरे पर्सन की रिक्वायरमेंट है, दूसरे पर्सन के गुड्स की रिक्वायरमेंट है, पर सेकंड वाले को फर्स्ट पर्सन के गुड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये काफी ज्यादा होता था। लेकिन अगर दोनों को एक दूसरे के गुड्स की रिक्वायरमेंट है, ये हमें बहुत मुश्किल से मिलता था। और जब दोनों को रिक्वायरमेंट होगी तब जाकर ही वो ट्रांजेक्शन फुलफिल हो पाएगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही था। सेकंड प्रॉब्लम था लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, हम डिवाइड नहीं कर सकते। मान लो कि हमें एक कार चाहिए, और कार के बदले में हमें एक्सचेंज करना है, मतलब कार के हमें एक्सचेंज करना है स्कूटर के लिए। अब क्या हम कार को डिवाइड कर सकते हैं क्या, कि स्कूटर की साइज के बराबर हम कार ले लें? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो द कार कैन नॉट बी डिवाइडेड। सिमिलरली एनिमल्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। अगर किसी बड़े एनिमल से हम कोई छोटा कॉमोडिटी अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम उसको डिवाइड ही नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉब्लम है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। अब मनी में तो क्या है, मनी को आप आराम से इजीली स्टोर कर सकते हो, बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हो, शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, या किसी और प्रॉपर्टी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन कॉमोडिटी को कैसे करेंगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज। अब मुझे फ्यूचर के लिए उसको सेव करके रखना है, पॉसिबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द गुड्स लाइक वीट, राइस, कैटल एटसेट्रा आर लाइकली टू deteriorate with the passage of time और involve heavy cost of storage। पहली बात, ये टाइम के साथ साथ खत्म हो जाएंगे या खराब हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर मैं इनको स्टोर भी करना चाहूंगा तो इनके लिए मुझे काफ़ी बड़ा गोडाउन वगैरह चाहिएगा, जिसके लिए मुझे काफ़ी पैसा खर्च करना होगा।
बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्ट पे करनी होगी। फर्दर, द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन्वॉल्व ह्यूज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब अगर उनको मुझे एक जगह से दूसरी जगह क्या करना है, शिफ्ट करना है, तो उसके लिए मुझे काफ़ी मनी पे करना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल कमोडिटी जस्ट लाइक हाउस हो गया, फार्म हो गया, लैंड हो गया, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हम इनको ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्टोरिंग वेल्थ है, हम इसको भी क्या कर सकते हैं, स्टोरिंग वेल्थ का भी एक डिफिकल्टी है जो हम कमोडिटी में नहीं कर सकते हैं, पर मनी में बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके बाद एक प्रॉब्लम और सामने आया, एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब ये होगा कि एक कमोडिटी की वैल्यू दूसरी कमोडिटी से मैच नहीं करेगी। डिफरेंट कमोडिटीज आर डिफरेंट वैल्यूज, हर कमोडिटी की अलग अलग वैल्यूज होती है। The value of a good or service means the amount of other goods and services it can be exchanged for in the market. There is no common measure of values under barter system. अब बार्टर सिस्टम में मान लो एक तरफ तो है कि आपको क्लॉथ चाहिए, ठीक है, और उस क्लॉथ के एक्सचेंज के रूप में आपके पास वीट गिवन है, तो एक वन पेयर क्लॉथ के लिए आप कितना किलोग्राम वीट दोगे, ठीक है, तो ये कॉमन मेजर है ही नहीं, ठीक है। इन दिस सिचुएशन इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड इन व्हाट प्रोपोर्शन आर द टू गुड्स टू बी एक्सचेंज्ड। हम दोनों कमोडिटी को किस रेशियो में, किस प्रोपोर्शन में एक दूसरे से एक्सचेंज करें, यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम में। इसके बाद है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट करना, जैसे ईएमआई में किया जाता है। In a barter economy, future payments would have to be stated in the terms of specific goods and services. इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? There could be disagreement regarding the quality of goods and services. चलो हमने ये एक डील भी कर लिया कि ठीक है, हमने जो कमोडिटी लिया है उसके बदले में हम आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट के तौर पर डेफर्ड पेमेंट देंगे, पर सामने वाला क्या कर सकता है, उसको रिफ्यूज कर सकता है, वो डिसएग्री कर सकता है कि नहीं, जो गुड्स एंड सर्विसेज आप मुझे दे रहे हो उसकी क्वालिटी मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, एक ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, देयर वुड बी डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग विच स्पेसिफिक कमोडिटी वुड बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट। हम रीपेमेंट के लिए किस स्पेसिफिक कमोडिटी को यूज में लेंगे, उसके लिए भी वो डिसएग्री कर सकता है कि नहीं, मुझे ये गुड्स नहीं चाहिए, मुझे ये गुड्स चाहिए। तो इस तरीके से ये 5 प्रॉब्लम्स हैं जो बार्टर सिस्टम में थी, मेनली 5 प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें एक बार वापस देखते हैं। पहला प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंस का, ठीक है, एक पर्सन को दूसरे पर्सन की कमोडिटीज की नीड है, तो सेकंड वाले को भी फर्स्ट वाले की कमोडिटी की नीड होनी चाहिए, उसको बोलेंगे डबल कोइंसिडेंस, जो कि बहुत रेयर था, हर बार नहीं मिलेगा। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, हम किसी भी बड़ी कमोडिटी को छोटी कमोडिटी के लिए उसको डिवाइड नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉब्लम है हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर हम स्टोर करके रख भी लेंगे तो पहली बात स्टोरिंग की कॉस्ट बहुत हैवी आएगी, और दूसरी बात ये जो स्टोर करके हम गुड्स रखेंगे, जो वेल्थ हम रखेंगे, वो एक तरीके से नॉन ड्यूरेबल होगी या सेमी ड्यूरेबल होगा, जो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, वो टाइम के साथ वो ख़त्म भी हो सकता है। इसके बाद कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, एक कमोडिटी के लिए हम जो दूसरी कमोडिटी पे कर रहे हैं उसकी कितनी क्वांटिटी दी जाए, तो कॉमन मेजर नहीं है, ठीक है। एक क्लॉथ के लिए हम कितना वीट दें, या वन पेयर शूज़ के लिए हम कितना राइस दें, ठीक है, कोई कॉमन वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी। और लास्ट प्रॉब्लम जो थी वो है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट कैसे करें, तो फ्यूचर पेमेंट में एक उसकी क्वालिटी पे भी इशू हो सकता है, गुड्स की क्वालिटी पे, और स्पेसिफिक गुड कमोडिटी का भी इशू हो सकता है कि सामने वाली पार्टी जो है वो दोनों ही केसेस में डिसएग्री हो सकता है। इसके बाद बात आती है मनी की। मनी का जनरेशन हुआ इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मनी इज समथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी वो है जो जनरली एक्सेप्टेड है, यानी कि वो पर्टिकुलर अपना जो एरिया होगा उस पूरे एरिया में वो जनरली, यानी हर कोई उसको एक्सेप्ट करेगा, कोई भी उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, और वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा। एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर असेट्स, उसको हम किसी और असेट्स में
जैसे शेयर में, प्रॉपर्टी में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, हम किसी में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट लॉसिंग इट्स टाइम और वैल्यू। ना ही वो टाइम के साथ खराब होगा, ना ही उसकी वैल्यू डाउन होगी। मनी का फंक्शन क्या है? मनी के बेसिकली फंक्शंस में जो है वो फोर फंक्शंस होते हैं। मनी इज अ मैटर ऑफ द फॉलोइंग फोर फंक्शंस। नंबर वन, अ मीडियम, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अ मेजर, कॉमन मेजर होगा, मैं अपन किसी भी कॉमोडिटी की जो वैल्यू है वो मेजर कर सकते हैं। अ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब हम उसको डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर पेमेंट्स भी दे सकते हैं। और अ स्टोर, हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। इन फोर फंक्शंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन को हम मेन फंक्शंस भी बोलते हैं। प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी which it must perform in an economic system irrespective of time or place. The following two functions are included under this category. तो प्राइमरी फंक्शन में हम दो फंक्शन लेके चलेंगे। पहला होगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी व्हेन यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हेल्प्स टू एलिमिनेट द बेसिक लिमिटेशन ऑफ बार्टर ट्रेड। जो बार्टर सिस्टम की जो बेसिक प्रॉब्लम है ये वहां पे खत्म हो जाती है, मनी के आने पर खत्म हो जाती है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे डबल कोइंसिडेंस था, यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस की जरूरत ही नहीं है। अगर एक पर्सन को सेकंड पर्सन की गुड्स की नीड है तो वो गुड्स ले सकता है, बदले में मनी पे करेगा, और मनी वो है जो हर कोई उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती है। इंडिविजुअल्स कैन एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। मनी से वो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड देन कैन यूज दिस मनी टू बाय अदर गुड्स, और वो उस मनी से जो उनको गुड्स चाहिए वो उसको परचेज कर सकते हैं, जैसे भी उनकी नीड होगी, जो भी उनका कन्वीनियंस होगा। Thus, the process of exchange shall have two parts, a sale और a purchase. मुझे मनी की रिक्वायरमेंट है तो मैं अपनी गुड्स को या अपनी सर्विसेज को सेल करूंगा, और जो मनी मेरे पास आएगा उस मनी से मैं वो गुड्स परचेज करके लेकर आऊंगा जिसकी मुझे नीड है। The ease at which money is converted into other goods and services is called liquidity of money. जब हम मनी को एक गुड से दूसरे गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलेंगे हम लिक्विडिटी ऑफ मनी। ठीक है, यानी मनी से हम गुड्स का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, एक गुड्स के बदले में हम दूसरे गुड्स को चेंज कर सकते हैं। सेकंड है मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। Another important function of money is that it serves as a common measure of value or unit of account. Under barter economy, there was no common measure of value in which the values of different goods could be measured and compared with each other. बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम एक क्या था? दो कॉमोडिटी की कॉमन वैल्यू हम मैच नहीं कर सकते। यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व मनी करता है। ठीक है, मनी क्या करता है? मनी हर एक यूनिट की वैल्यू को मेजर करता है। आज आप कोई भी प्रोडक्ट देखो, आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट देखने जाते हो, वहां पर एमआरपी होता है, हर प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो वो क्या है? मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ये मनी हैज ऑल्सो सॉल्व दिस डिफिकल्टी एज जॉफ्री क्रोदर put it, money acts as a standard measure of value to which all other things can be compared. मनी वो कॉमन वैल्यू है, वो मेजरमेंट है जिससे हम किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं। मनी मेजर्स द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक गुड्स, किसी भी इकोनॉमिक गुड्स को हम मेजर कर सकते हैं। मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेटर इनटू विच द वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड। हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को उसको वैल्यू की टर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। व्हेन वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज कॉल्ड प्राइस। आप कभी भी परचेस करो, परचेस करते समय सबसे पहले आप यही पूछेंगे इसका प्राइस क्या है। ठीक है, तो वो क्या है? उसका मेजरमेंट है। एंड बाय नोइंग प्राइस ऑफ द वेरियस कमोडिटी, इट इज इजी टू कैलकुलेट एक्सचेंज रेशियो बिटवीन देम। और जैसे ही हमें प्राइस पता चलता है, हम डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं कि हमें वो गुड्स चाहिए, नहीं चाहिए, और अगर रिक्वायरमेंट है तो हम कितना यूनिट लेंगे। तो ये दो मेजर जो है वो मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है मनी के। अब सेकेंडरी फंक्शन की बात की जाए तो सेकेंडरी फंक्शन है
फर्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। आज की अगर हम बात करें, मॉडर्न टाइम्स की अगर हम बात करें, तो क्रेडिट पे चल रहा है सब कुछ। क्रेडिट हैज बिकम द लाइफ एंड ब्लड ऑफ द मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आज आप कोई भी गुड्स देखो, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कहीं पर भी हो, आप उसको इजीली ईएमआई पे ले सकते हैं। ठीक है, और वो जो इजीली ईएमआई पे लिया जाता है वही क्रेडिट है। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, इन मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स इंस्टेंट पेमेंट्स आर नॉट मेड। इतने सारे ट्रांजेक्शन डेली होते हैं लेकिन उनमें हैंड टू हैंड कैश पेमेंट नहीं किया जाता। द डेटर्स, डेटर्स का मतलब होता है कस्टमर, जो कस्टमर है, मेक अ प्रॉमिस दैट दे विल मेक पेमेंट ऑन सम फ्यूचर डेट। और वो कस्टमर ये एक तरीके से वो प्रॉमिस करता है कि एक पर्टिकुलर डेट पे या फ्यूचर में मैं उस मनी को क्या करता रहूंगा, इंस्टॉलमेंट में पे करता रहूंगा। इट हैज बिकम पॉसिबल बिकॉज मनी हैज जनरली एक्सेप्टेबिलिटी। अब मनी जनरली एक्सेप्टेबल है। आज का जो मनी है वो 5 साल बाद भी मनी वही रहने वाला है, 10 साल बाद भी वही रहने वाला है। इसकी वैल्यू भी स्टेबल रहेगी, वैल्यू भी चेंज नहीं होने वाली, ड्यूरेबल भी है ये, और ये होमोजेनियस भी है, चेंज भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि हम मनी में हम इजीली फ्यूचर पेमेंट्स कर पाते हैं। और नेक्स्ट इसका जो सेकेंडरी फंक्शन है दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। वेल्थ कैन बी कन्वीनियंटली स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मनी। आप अपनी वेल्थ को मनी के तौर पर इजीली स्टोर कर सकते हो। मनी कैन बी स्टोर्ड विदाउट लॉस इन वैल्यू। वैल्यू में लॉस नहीं होगा, बल्कि जब आप सेविंग करते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। तो वैल्यू लॉस आने के बजाय इसमें वैल्यू एडिशन होता है। सेविंग्स आर सिक्योर्ड एंड कैन बी यूज्ड वेन एवर देयर इज अ नीड। आप सेविंग करो, जब आपको रिक्वायरमेंट हो आप उसको यूज करो। इन दिस वे मनी एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जैसे आज हम सेविंग्स कर रहे हैं, ये सारी सारी सेविंग्स जो है वो हम फ्यूचर में काम में लेते हैं। मनी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज, दस मनी सर्व्स एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। हम मनी को स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरिंग तो है ही इसका। इट इज ऑल्सो नॉन एज असेट फंक्शन ऑफ मनी। यानी हम मनी को किसी भी असेट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और उस असेट्स को वापस हम मनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे शेयर्स में होता है, सिक्योरिटीज में होता है। ठीक है, हमारा जब मन करता है हम शेयर परचेस कर लेते हैं, तो मनी को मैंने शेयर में कन्वर्ट कर लिया, और जब मुझे रिक्वायरमेंट है उन शेयर्स को सेल करके मैं उसको कैश में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मनी का बहुत ईजी फंक्शन है। तो ये 4 फंक्शंस टोटल हैं, 2 अपने प्राइमरी फंक्शन है, 2 सेकेंडरी फंक्शन है। इसके बाद बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ मनी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी वही है जो उसका फंक्शन ही है ऑलमोस्ट। सबसे पहली बात ड्यूरेबिलिटी। मनी टाइम के साथ साथ ओल्ड नहीं होता, मनी अपनी वैल्यू को लॉस नहीं करता। ठीक है, इसकी वैल्यू में कोई डाउन नहीं आता चाहे कितने ही साल हो जाए। ठीक है, चाहे अपन बात करते हैं कि आज का कोई 100 रुपीज़ का नोट होगा वो भी 100 का है, अगर आपके पास कोई 10 साल पुराना कोई 100 रुपीज़ का नोट होगा तो उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ ही होगी। ठीक है, तो ये ड्यूरेबल रहता है चाहे कितने ही ईयर्स हो जाए, ये रिपीटेडली यूज होता है। सेकंड, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये इसका फंक्शन भी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, जिसमें हम सेल और परचेज करते हैं। वेट, मनी मस्ट बी लाइट इन वेट। पेपर मनी इज बेटर देन मेटल कॉइन्स बिकॉज इट इज लाइट इन वेट। अच्छा, पहले क्या होता था, काफी टाइम में जैसे राजा महाराजाओं के टाइम पे आपने सुना होगा कॉइन्स चलते थे। ठीक है, तो वो कॉइन्स में एक प्रॉब्लम होती थी कि वो थोड़े हैवी वेट हुआ करते थे। तो कॉइन्स के बाद फिर नोट का, पेपर मनी का जनरेशन हुआ। पेपर मनी लाइट वेट होते हैं। ठीक है, फिर ये देखा गया है कि जो पेपर मनी है वो चल तो रहे हैं, लेकिन ये अगर मान लो अगर गीले हो गए, फट गए, तो फिर उनका यूज नहीं होता। तो फिर आज के टाइम पे जो सबसे बढ़िया चलता है वो है प्लास्टिक मनी, जस्ट लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। और अब तो प्लास्टिक मनी से भी बेटर आ चुका है ई मनी, यानी आपको कोई कार्ड रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कैश मनी यानी पेपर मनी रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप तो बैंक में पैसा रखो और जितने भी ई वॉलेट्स हैं, ई मनी से हम आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के थ्रू आराम से इजीली। तो वो ई मनी में कन्वर्ट हो चुका है। मेजर ऑफ वैल्यू, इट नॉट ओनली सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट ऑल्सो एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू।
जैसे हमने बात की थी, हर प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है, उस प्राइस से हम उस गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं कि हम कितना परचेज करेंगे। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कुछ लीगल डेफिनेशंस भी है मनी की। लीगली मनी इज एनीथिंग प्रोक्लेम्ड बाय लॉ एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, हर कोई इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब ये कोई बाउंडेशन है क्या? ये बाउंडेशन है लीगल की, क्योंकि लीगली मनी को हमने क्या किया है, नेशनल करेंसी बनाया है। तो जहां तक नेशनल बाउंड्रीज होंगी वहां तक उस मनी को एक्सेप्ट करने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। पेपर नोट एंड कॉइन्स टुगेदर कॉल्ड करेंसी, इन दोनों को साथ में करेंसी बोलते हैं, इज मनी एज मैटर ऑफ लॉ। तो लॉ में हमने क्या किया है, रुपीज, रुपीज को क्या किया है, नेशनल करेंसी रखा है। नो बडी कैन रिफ्यूज इट एक्सेप्टेंस एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के मीडियम एक्सचेंज के लिए आप मनी पे करो, वॉट एवर आपकी इच्छा हो। आप 2000 का नोट देना चाहो वो दीजिए, 500 का देना चाहो वो दीजिए, 100 का, 200 का, 50 का, 10 का, इवन आप कॉइन्स में पे करना चाहें, सामने वाला रिफ्यूज नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स, इट इज लीगल टेंडर, ये लीगल टेंडर होता है। इट मीन्स पीपल हैव टू एक्सेप्ट इट लीगली फॉर डिफरेंट पेमेंट्स, लोगों को उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। करेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड फिएट मनी बिकॉज इट्स कमांड्स फिएट अदर ऑथोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, फिएट मनी भी होती है, यानी कि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है। अब जैसे आप देखते हो कि जो 2000 का नोट है वो एक केवल सिंपल पेपर पे प्रिंट है। अब वो सिंगल पेपर की कॉस्ट 2000 तो नहीं हो सकती, वो पेपर तो मेरे हिसाब से 50 पैसा या 1 रुपीज या 2 रुपीज का होगा। उस पर गवर्नमेंट ने प्रिंट किया 2000 का, और उस पर गवर्नर साइन करेंगे, ठीक है, और उसको लीगल टेंडर बनाएंगे। तो वो जो सिंगल पेपर है वो 2000 रुपीज के इक्वलेंट वर्क करेगा, इसलिए उसको बोलते हैं फिएट मनी। यानी जो उस पर प्रिंट वैल्यू है वो उस कॉमोडिटी की वैल्यू से डिफरेंट है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑर्डर है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, इसलिए वो 2000 रुपीज या 500 जो भी वो वैल्यू है उसके इक्वलेंट वैल्यू रखता है। फंक्शनल डेफिनेशन मनी की, फंक्शनल डेफिनेशन वही है जो ऊपर अपने पढ़ा है इसका, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू, फ्यूचर पेमेंट्स यानी स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू, इन्हीं को बोलते हैं फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। नैरो डेफिनेशन भी यही है, नैरो डेफिनेशन में भी अगर पूछा जाए आपसे तो भी ये लिखना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। ब्रॉड में पूछा जाए तो ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी ऑल्सो इंक्लूड्स टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट जस्ट लाइक एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट विद द बैंक और पोस्ट ऑफिस एज द कंपोनेंट ऑफ मनी। यानी जिस मनी को हम फिक्स्ड डिपॉजिट में रखते हैं, टर्म डिपॉजिट में रखते हैं बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, वो भी मनी की कैटेगरी में आता है। दीज डिपॉजिट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिमांड डिपॉजिट्स, हम जब चाहें तब हम उसको वापस से करेंसी में या मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं डिमांड करने पर, ऑन अ शॉर्ट नोटिस, एंड आर नियर मनी असेट्स, यानी जब चाहे तब हम उस असेट्स को, उस एफडी को, उस टर्म डिपॉजिट को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मनी असेट्स एंड नियर मनी असेट्स टुगेदर मेकअप डेफिनेशन ऑफ मनी, और दोनों कैटेगरी को ही हम क्या बोलते हैं, मनी बोल के चलते हैं। इसके बाद छोटा सा टॉपिक, लास्ट टॉपिक बचा है, मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई होगा क्या? मनी सप्लाई मीन्स द वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मैंने आपको बताया था स्टॉक कंसेप्ट होता है। स्टॉक कंसेप्ट का मतलब अभी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे मान लीजिए अभी इस समय पूरी कंट्री में जितने पब्लिक हैं उन्होंने कितना मनी होल्ड किया हुआ है, उसके टोटल को बोलेंगे मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट। मेजर ऑफ मनी सप्लाई, on the recommendation of the second working group on money supply, the RBI presented 4 measures of money supply in its 1977 issues of RBI bulletin। RBI ने अपनी एक RBI की बुलेटिन होगी, RBI बुलेटिन, वो 1977 में इन्होंने 4 मेजरमेंट दिए थे जिनसे हम मनी सप्लाई को कैलकुलेट कर सकते हैं, और उनके नाम है M1, M2, M3 एंड M4। अभी फिलहाल जो 12th का सिलेबस है उसमें M1 ही कंसेप्ट अभी सिलेबस में है।
मेजर्स ऑफ M1 इंक्लूड्स, M1 में हम तीन चीजें लेके चलते हैं। पहला होगा C, M1 कंसेप्ट है C प्लस DD प्लस OD। मीन्स C का मतलब होगा करेंसी, यानी करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। पब्लिक के पास जो भी नोट है, जो भी कॉइन्स हैं, वो पब्लिक के पास जो है वो लिया जाएगा। एक्सक्लूडिंग कैश इन हैंड ऑफ ऑल कॉमर्शियल बैंक्स, लेकिन कॉमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है वो नहीं लिया जाएगा, केवल पब्लिक का। सेकेंड इज डिमांड डिपॉजिट ऑफ ऑल कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक एक्सक्लूडिंग इंटर बैंक डिपॉजिट्स। अब पब्लिक का पैसा बैंक के पास भी होता है, तो पब्लिक ने बैंक में डिपॉजिट करवा रखा है, या पब्लिक के जो भी अकाउंट है उनमें जो भी मनी डिपॉजिट है उसको बोला जाएगा डिमांड डिपॉजिट। लेकिन एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक के पास है वो नहीं लिया जाएगा, उसको बोलते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट्स। जैसे कॉमर्शियल बैंक का पैसा आरबीआई के पास होता है, या एक बैंक दूसरे बैंक के पास अगर कुछ मनी इन्वेस्ट करके रखता है, डिपॉजिट करवा के रखता है, वो नहीं लेंगे। लेकिन पब्लिक का जो पैसा कॉमर्शियल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक के पास अवेलेबल है डिमांड डिपॉजिट, वो लिया जाएगा। Where demand deposit are those deposit which can be withdrawn by the depositor at any time by mean of check, हम चेक से उसको कभी भी विड्रॉ कर सकें, उसको बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट। ठीक है। और ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। आरबीआई के पास भी वही डिपॉजिट जो इनडायरेक्टली पब्लिक का पैसा है, उसमें बैंक का पर्सनल पैसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का पैसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी पब्लिक का पैसा है, चाहे वो पब्लिक के पास है करेंसी के तौर पे, बैंक्स के पास है डिमांड डिपॉजिट के तौर पे, या आरबीआई के पास है अदर डिपॉजिट के तौर पे, जैसे ही हम इन तीनों को ऐड करेंगे M1 कंसेप्ट आ जाएगा, ये मनी सप्लाई है एट पॉइंट ऑफ टाइम। अदर डिपॉजिट आर द डिपॉजिट हेल्ड बाय द आरबीआई ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स एक्सेप्ट गवर्नमेंट एंड बैंक। बैंक और गवर्नमेंट को हटा दो आप, इसके अलावा जो पैसा आरबीआई के पास अवेलेबल है वो अदर डिपॉजिट में आएगा। अदर डिपॉजिट इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट ऑफ सेमी गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे आईडीबीआई बैंक है, आईएफसीआई बैंक है, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं, और जो गवर्नमेंट और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स है, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक है। ठीक है। इनके थ्रू जो भी पैसा जमा है, जो भी पैसा डिपॉजिट है आरबीआई के पास, वो अदर डिपॉजिट में लिया जाएगा। सेकंड M2 कंसेप्ट है, हालांकि ये फिलहाल सिलेबस में नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। M2 कंसेप्ट में हम M1 कंसेप्ट तो पूरा लेके चलते हैं, C प्लस DD प्लस OD, इसके साथ हम प्लस करते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। पोस्ट ऑफिस में पब्लिक जो सेविंग अकाउंट ओपन रखती है उसका पैसा भी हम यहाँ पर ऐड करके चलते हैं, सेविंग अकाउंट का। उसके बाद M3 कंसेप्ट होता है। M3 में M1 को तो लिया जाएगा, C प्लस DD प्लस OD तो ऐड किया जाएगा, साथ में सेविंग डिपॉजिट्स लिए जाएंगे ऑफ ऑल कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक जो भी PNB, SBI, ICICI, HDFC जो भी बैंक है वो आ जाएंगे, और जो कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे वो भी आ जाएंगे। ठीक है। ऊपर जो हमने सेविंग अकाउंट लिया था वो पोस्ट ऑफिस का था M2 में। M3 में जो लेंगे वो सेविंग डिपॉजिट लेंगे कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स का। इसके बाद M4 कंसेप्ट होगा। M4 कंसेप्ट में M3 लिया जाता है। अब M3 है तो M3 में M1 आ चुका, और कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स आ चुके हैं। ठीक है। तो M3 तो लेंगे ही लेंगे, साथ में टोटल डिपॉजिट लेंगे विद द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के पास जो भी टोटल डिपॉजिट होगा, पब्लिक का जो भी पैसा डिपॉजिट होगा, उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये M4 कंसेप्ट हो जाएगा। एक डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन अगर आता है तो, हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी इज मनी प्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक के पास जो भी करेंसी अब है, और कैश रिजर्व विद द बैंक। बैंक के पास जो भी पैसा डिपॉजिट होता है उसका एक फिक्स परसेंटेज वो अपने पास हमेशा रखते हैं, उसे बोलेंगे कैश रिजर्व। ठीक है। ये जो पूरा का पूरा करेंसी है ये प्रोड्यूस किसने किया है, या तो आरबीआई ने या गवर्नमेंट ने, उसे कहा जाएगा हाई पावर्ड मनी। ठीक है। अब एक छोटा सा नॉलेज होता है, जितने भी रुपीस मतलब नोट हैं, पेपर मनी है, वो सब आरबीआई प्रिंट करता है, पता होगा, सिंगल इशुइंग अथॉरिटी है आरबीआई। लेकिन जितने भी 2 रुपए के नोट हैं या कॉइन्स हैं वो आरबीआई प्रिंट नहीं करता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ही पब्लिश करती है।
ठीक है। तो ये कंप्लीट टॉपिक है आपका मनी का।